देखिए, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है और आलस से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। तो आलस करना बंद करो और अहंकार से दूर रहो, तभी सफलता मिलेगी। और अपने लक्ष्य के प्रति जो है पूरा डेडिकेटेड रहो। मतलब अगर आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है इस बार, तो आपको केवल और केवल आईएएस के बारे में सोचना है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर रहता है, क्या उसकी लाइफ़स्टाइल है और उसको बनने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो ऐसे ही अपने आप को तैयार कीजिए, मतलब जिस चीज़ में आप जो है खो जाएँगे, वो आप बन जाएँगे। देखिए, आज है 3 जून और आज सबसे ख़ास बात है कि आज मेरा जन्मदिन भी है, तो आप मुझे विश भी कर सकते हैं। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, मई 2022 का जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 था, ये दोनों अपलोड हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप पहले इसी पीडीएफ क्यों नहीं बनाते हैं, तो ये आपका भ्रम है। देखिए, मैं पीडीएफ पहले जैसा ही देता हूँ और इस पीडीएफ को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, ठीक है। तो देखिए, जो मई महीने का पीडीएफ था, ये पूरे डिटेल वाली जो पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूरे डिटेल में मिलेगी। तो इसका पीडीएफ जो है आपको उसी वीडियो के, यानी कि मंथली करंट अफेयर के वीडियो में जो है मिल जाएगा। और इसकी लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ। तो आप हर महीने का जो है जो डिटेल वाला पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में देखिए, जो ईयरली करंट अफेयर 2021 का पीडीएफ है, ठीक है, तो जनवरी से लगाए जिसमें दिसंबर तक के जो है सारे करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डाउनलोड करके पढ़ के सफलता प्राप्त कर चुके हैं, और आप भी जो है सफलता का परचम लहरा सकते हैं इन सभी पीडीएफ को पढ़कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस तिथि को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, तेलंगाना राज्य जब से स्थापित हुआ है तब से मुझे लग रहा है 2014 के बाद से हर साल ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता रहा है। देखिए, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बना था। इस लाइन को याद रखिएगा, यही लाइन एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2 जून 2014 को भारत का 28वां राज्य बना था। तो ये राज्य आपका है तेलंगाना। अब सवाल ये उठता है कि तेलंगाना को किस राज्य से अलग करके बनाया गया, एक अलग राज्य। देखिए, तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। कब? 2 जून 2014 को। तो इसीलिए 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया था हर साल। और तेलंगाना की वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना के गवर्नर हैं टी सौंदरराजन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी। अगला प्रश्न है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। तो देखिए, ये देश आपका जापान है। याद रखिएगा, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक जीता है। और देखिए, जो आपका ये मैच हुआ था भारत और जापान के बीच में, तो इसमें जो है भारत के राजकुमार पाल ने मैच का एकमात्र गोल किया था, और इन्हीं की बदौलत भारत जो है कांस्य पदक जीत पाया जापान को हराकर 1-0 से। और जो भारतीय टीम के कप्तान थे, हॉकी टीम के कप्तान वीरेंद्र लाकड़ा, इनको कांस्य पदक के प्ले ऑफ में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, अब तक हुई कॉन्टिनेंटल मीट के, यानी कि पुरुष हॉकी एशिया कप के 11वें संस्करण में ये भारत का 10वां पदक था। 11 संस्करण में ये 10वां पदक था। और देखिए, भारत कब कब विजेता रहा है पुरुष हॉकी एशिया कप का। देखिए, भारत ने 2003, 2007 और 2017 में जो है एशिया कप जीता था हॉकी का, ठीक है, पुरुष वाला। और 5 मौक़ों पर भारत उपविजेता रहा, यानी कि हम जीतते जीतते चूक गए। और 2 बार भारत ने कांस्य पदक जीता है पुरुष हॉकी एशिया कप में, ये चीज़ याद रखेगा। और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने मई 2022 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह प्राप्त किया। देखिए, भारत सरकार ने मई 2022 में टोटल 1.41 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह प्राप्त किया है। ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा। इसके साथ में मैं आपको कुछ और भी आंकड़े दे रहा हूँ जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगे और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलता है और एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आप सोचते हैं कि यार ये कहाँ से उठा के पटक दिया। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान हो सके, और पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है ये समस्या का समाधान मैं आपको दे रहा हूँ।
देखिए जो आपका माल और सेवा कर है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं, तो जीएसटी राजस्व जो है ये आपका अप्रैल में रिकॉर्ड उच्च संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए से कम रहा। यानी कि इस मई महीने में जो है जो जीएसटी संग्रह है ये जो है आपका पिछले अप्रैल 2022 से जो है कम रहा, क्योंकि उस समय अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए जो है भारत का जीएसटी संग्रह था, और इस बार केवल 1.41 लाख करोड़ रुपए ही रहा। और इसके पहले वाले महीने की बात करें मार्च की, तो देखिए मार्च 2022 में भारत का जीएसटी राजस्व 1.42 लाख करोड़ रुपए था, जबकि फरवरी 2022 में ये 1.33 लाख करोड़ रुपए था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए एक व्यक्ति हैं जुल्फिकार हसन, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल कैडर के 1988 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं। तो जुल्फिकार हसन को अभी हाल ही में जो आपका नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है यानी कि BCAS है, इसका नया महानिदेशक बना दिया गया है। इनका नाम याद रखिएगा। और देखिए जो आपके जुल्फिकार हसन है, इनकी बात करें तो वर्तमान में ये दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। और जो आपके जुल्फिकार हसन है, इन्होंने नासिर कमल का स्थान लिया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। देखिए हर समय एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए वर्तमान में जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था ये था जापान का फुगाकू, ठीक है। लेकिन इस फुगाकू को किसी ने पछाड़ दिया है। एक सुपर कंप्यूटर नया आया है फ्रंटियर, जो कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो देखिए फ्रंटियर जो है इसको बनाया है अमेरिका ने। याद रखिएगा अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है ये जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। और ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा अलग से नोट कर लीजिएगा कहीं पे, और एग्जाम देने के पहले रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। देखिए जो आपका सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है इसके बारे में बात करें तो इसको जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया था। और इसने जो है 1.1 एक्सा फ्लॉप्स, देखिए ये कंप्यूटर की स्पीड होती है, तो 1.1 एक्सा फ्लॉप्स के लिनमार्क बेंचमार्क स्कोर के साथ एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ दिया इसने, और जिससे ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बन गया। देखिए एक एक्सा फ्लॉप्स का मतलब होता है 1000 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। यानी कि एक एक्सा फ्लॉप जो है ये 1000 पेटा फ्लॉप्स के बराबर होता है। तो याद रखिएगा जो फ्रंटियर है ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है, इसने जापान के फुगाकू को पछाड़ दिया है। अगला प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। देखिए अब तक बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे कि जो आपके नीरज चोपड़ा हैं इनको जो है हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया, तो जो आपकी निकहत जरीन हैं इन्होंने भी स्वर्ण जीता बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, इनको क्यों नहीं सम्मानित किया गया। और एक और खिलाड़ी थी जिन्होंने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को, ईशा सिंह नाम है इनका, तो इनको क्यों नहीं सम्मानित किया गया। तो देखिए ये भेदभाव अब खत्म हो चुका है। तेलंगाना की जो राज्य सरकार है इसने कहा है कि निकहत जरीन जिन्होंने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को, इनको 2 करोड़ रुपए मिलेगा। साथ में जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की ईशा सिंह है, इनको भी 2 करोड़ रुपए देगी तेलंगाना की सरकार। और साथ में दोनों को एक एक प्लॉट भी दिया जाएगा। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की, तो इसको याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की। तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम जो आपका है यानी कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका है, इसने बीमा रत्न योजना को शुरू किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बीमा रत्न योजना किसने शुरू किया तो याद रखिएगा LIC। देखिए LIC जो है ये इस बीमा पॉलिसी में निवेश करने वाले जितने भी पॉलिसी धारक होंगे तो उनकी मृत्यु को हो जाने पर उनके परिवार को वित्तीय सहायता देगा। और इसके साथ ही जो बीमा रत्न योजना का बीमा धारक होगा इसकी भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए बोनस की सुविधा भी इसमें दी जाएगी। इससे आप अपनी कैश की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आठवां कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया।
तो देखिए इसराइल ने भी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और आपको बता दूं ये एक अरब देश के साथ इसराइल का पहला समझौता है, क्योंकि देखिए पहले क्या था, जितने भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं ये इसराइल को चारों तरफ से घेर के इस पर वार करते थे। लेकिन अब जो है ये झगड़ा ख़त्म हो गया है, अब दोस्ती हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए लड़ने भिड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए शांति से रहो और जियो और जीने दो। तो देखिए आपको बता दूं ये अरब देश के साथ इसराइल का पहला समझौता है जो कि 2020 में यूएस ब्रोकर संबंधों के सामान्यीकरण पर आधारित है। इसराइल की बात थोड़ा सा आज हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हमने इसराइल पे चर्चा नहीं की थी। देखिए इसराइल आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है और ये दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है इसराइल। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं नेप्ताली बेनेट और यहाँ की कैपिटल है जेरूसलम। इसराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग और यहाँ की पॉपुलेशन है 92.2 लाख, यानी कि 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है इसराइल की। और इसराइल की मुद्रा है इसराइली न्यू शेकेल और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की हेब्रू। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो देखिए जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं राजेश घेरा। फोटो दिख रही है यहाँ पे इनकी। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके तहत एनआईसी की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना है। तो इसी एनआईसी के जो है यानी कि जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, राजेश घेरा जी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस पूर्व कप्तान को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया। तो देखिए सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार डैरेन सैमी को दिया गया है। और जो आपके डैरेन सैमी है ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं। फोटो यहाँ पे दिख रही है। देखिए जो 38 वर्षीय ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं जिनका नाम है डैरेन सैमी, इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने में इनकी भूमिका के लिए पहचाना जा रहा था। और जो आपका ये पुरस्कार है सितारा ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के द्वारा दिया जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला कि हाल ही में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है रश्मि साहू को। देखिए आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा रुचि, ठीक है, ये फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसी कंपनी की मालकिन है जो आपकी रश्मि साहू हैं। देखिए पूर्वी भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। और इनको ये पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने अभी हाल ही में प्रदान किया। और ये पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में जो आपकी रश्मि साहू हैं इनको दिया गया है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022, ठीक है। याद रखिएगा टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 अभी हाल ही में रश्मि साहू को दिया गया। अगला कि हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के किस नेता का निधन हो गया। तो देखिए नेता हैं भीम सिंह जिनका निधन हो गया हाल ही में। ये 81 वर्ष के थे, 81 ईयर्स के थे। और जो आपके भीम सिंह हैं ये जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और मुख्य संरक्षक थे, जो कि एक राजनीतिक संगठन है जो जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित अंतिम क्रांति चाहता है। 13वां प्रश्न की हाल ही में अमित शाह ने किस स्थान पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। तो देखिए अमित शाह जी ने अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। और जो आपके केंद्रीय गृह मामलों का मंत्रालय है और सहकारी मामलों का मंत्रालय है, इसके केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 632 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद गुजरात में ये ओलंपिक स्तर का जो खेल परिषद है इसकी आधारशिला हाल ही में रखी है। यानी कि 632 करोड़ रुपए में ओलंपिक स्तर का खेल परिसर बनाया जाएगा कहाँ पे, अहमदाबाद में। अब देखते हैं यहाँ पे ओलंपिक गेम्स हो पाता है कि नहीं। अगला है कि हाल ही में किसे लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए सचिन तेंदुलकर जो हैं इनको लगातार 20वें साल यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए यूनिसेफ के साथ सचिन तेंदुलकर अपनी लगभग 2 दशक लंबी साझेदारी यानी कि 20 साल की साझेदारी में विशेष रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनके लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न अभियानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और देखिए यूनिसेफ की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसके प्रमुख हैं कैथरीन एम रसेल, नोट कर लीजिएगा इसको। यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं टोरे हैटरम और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी।
अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिए एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं एसएल थाउसेन। आपको बता दें कि जो आपके एसएल थाउसेन है, इन्होंने इस पद पर यानी कि एसएसबी के यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के पद पर कुमार राजेश चंद्रा का स्थान लिया है। देखिए जो आपके एसएल थाउसेन है, ये मध्य प्रदेश कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर हैं और ये जो है वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में जो है विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इनको प्रमोट कर दिया गया है, महानिदेशक बना दिया गया है एसएसबी का। देखिए जो सशस्त्र सीमा बल है, ये नेपाल की जो 1751 किलोमीटर की सीमा है और भूटान और भारत की जो सीमा है 699 किलोमीटर वाली, इन दोनों देशों की सीमाओं की रक्षा करता है। अगर आप कभी नेपाल घूमने जाइए और भूटान घूमने जाइए तो दोनों के बॉर्डर पे आपको जो है एसएसबी के जवान मिल जाएंगे। मैं तो जाता रहता हूँ नेपाल, क्योंकि भी हमारे यहाँ से नज़दीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो के अंत में, और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो मंथली करेंट अफेयर का वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया गया, बताइए। और अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया, बताइए। और अगला कि वैश्विक मातृ पितृ दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट कब मनाया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस आईआईटी में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, तो ये 31 मई को हर साल मनाया जाता है। और देखिए टोमेटो फ्लू का भी मामला देखने में आया है केरल में। देखिए केरल में जो है टोमेटो फ्लू के मामले के बाद एक और बीमारी है वेस्ट नाइल वायरस, इसका भी प्रकोप देखा गया है। तो वेस्ट नाइल वायरस और टोमेटो फ्लू ये दोनों कहाँ पे फैला है, केरल में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का जो थीम होगा ये होगा मानवता के लिए योग। और 21 जून को हम क्या मनाते हैं हर साल, विश्व योग दिवस, या और इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कहते हैं हम। अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वुजर निशानी का निधन हो गया, तो देखिए ये अल्बानिया के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। और पांचवा था कि हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देखिए ये व्यक्ति हैं संजीत नार्वेकर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।